नमस्कार, जय जोहार। मैं नेहा सामर्थ्य एकेडमी की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हम पर्यावरण को एक एक करके सारे उनके चैप्टर्स को एमसीक्यूज़ के माध्यम से कवर कर रहे थे, पर परीक्षा जो है बहुत नज़दीक होने के कारण आज हम उसको मैराथन के थ्रू जो है कवर करेंगे। तो एक एक करके देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट रहा है। मैंने सीजीपीएससी और सीजीएसआई और कुछ कुछ क्वेश्चन जो कि व्यापम से पूछा गया है, उसका जो पिछले जो ईयर्स में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को आज हम डील करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर पहला क्वेश्चन क्या है हमारा पर्यावरण के अंतर्गत। पहला क्वेश्चन है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है ना। अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये हर बार पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा के लिए होने वाला है। तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए, अब ओजोन परत का संरक्षण क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप सभी को पता है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के साथ साथ में जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो है प्रदूषक है किसके लिए? ओजोन परत के लिए, जिसको सीएफसी भी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन में क्या कर रहा है? छोटे छोटे छिद्र बना रहा है, जिससे कि सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें हैं वो डायरेक्ट पृथ्वी पर पहुंच रही है और हानिकारक जो है प्रभाव छोड़ती है ना। तो उन सब के संरक्षण के लिए जो है मॉन्ट्रियल, जो कि कनाडा का एक शहर है, वहाँ पर 16 सितंबर 1987 को एक सम्मेलन हुआ था और तभी जो है 16 सितंबर को जो है वहाँ पर ओजोन संरक्षण के लिए बात किया गया। और इस सिलसिले में ही 16 सितंबर को जो है ओजोन परत के संरक्षण के लिए दिवस के रूप में मनाने के लिए जो है यह दिवस जो है मनाने के लिए लागू हुआ था। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है मैंने अभी बताया। 16 सितंबर 1987 को क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल का सम्मेलन हुआ था, है ना। किसके संबंध में? ओजोन परत के संरक्षण के संबंध में। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है। चेरनोबिल दुर्घटना जो कि बहुत ही भयावह जो है एक प्रकार घटना था एक प्रकार का, है ना, जो कि किससे संबंधित है? नाभिकीय दुर्घटना। ये जो है नाभिकीय रिएक्टर में होने वाला जो दुर्घटना था उससे संबंधित है। चेरनोबिल जो है यूक्रेन का एक शहर है ना। वहाँ पर जो नाभिकीय दुर्घटना, वहाँ पर जो नाभिकीय रिएक्टर था ना, वहाँ पर दुर्घटना हुई थी। कब हुई थी? ये हुई थी 1986 में, 1986 में जो है चेरनोबिल में दुर्घटना हुआ था। तो ये संबंधित है आपका नाभिकीय दुर्घटना। तो ये दोनों ही सवाल पूछ सकता है। चेरनोबिल दुर्घटना जो है कब हुआ था? 1986 में हुआ था। और किससे संबंधित है? नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चिपको आंदोलन का संबंध है वनों के उत्पाद से, वन के संरक्षण से, वन के विनाश से, या फिर वन्य जीवों के संरक्षण से। तो चिपको आंदोलन आप सभी को पता ही होगा। चिपको आंदोलन जो है इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ के बारे में बात करें तो चिपको का अर्थ होता है आलिंगन करना, गले लगाना, है ना। तो वृक्षों को जो है गले लगा करके वृक्षों के को कटाई से रोका जाता था। ठीक है, और इस प्रकार से ये चिपको आंदोलन जो है बहुत प्रसिद्ध आंदोलन रहा है। ये किससे संबंधित है? वन संरक्षण से संबंधित है, जिसके तहत ये शुरू कब हुआ था? चिपको आंदोलन जो है अलग अलग डेट इसमें देखने को मिलता है, लेकिन आपको अपने विवेक का प्रयोग करते हुए कभी कभी आपको 73 भी मिलेगा और कभी कभी 1974 भी आपको डेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो डेट में आप विवेक का प्रयोग करेंगे, है ना। और चिपको आंदोलन का शाब्दिक अर्थ मैंने बताया आलिंगन करना, और किससे संबंधित है? वन संरक्षण से संबंधित है। इसमें जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उसके बारे में बात करूँ तो सुंदरलाल बहुगुणा जी जो है चिपको आंदोलन के प्रमुख जो है नेतृत्व करता रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भोपाल त्रासदी कब घटी? भोपाल त्रासदी आप सभी को पता है, जिस प्रकार से चेरनोबिल का घटना जो है बहुत ही भयावह था, उसी प्रकार उसके 2 साल पहले मतलब 1984 को जो है भोपाल में एक गैस जो है वो लीक हुई थी। उसकी वजह से हजारों लोग जो है हजारों लोग मर गए थे, है ना। तो यह घटना कब हुई थी? 1984, 1977 या 2007 या 1994। अभी मैंने बताया कब हुआ था? 1984 में। और इसमें कौन सा गैस जो है वो लीक हुआ था? तो वो हुआ था, उसको लिख लीजिएगा नोट करके, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आता है। मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसो
साइनेट, ठीक है। तो ये साइनेट से भी साइनेट, साइनाइड ऐसा करके आता है ना, तो ये साइनेट है, ओके। और इसको शॉर्ट में MIC से भी बोला जाता है, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट। कब हुआ था? 1984 में। कहाँ हुआ था? भोपाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है मनाया जाता है 5 जून को, या फिर 16 सितंबर को, 1 जुलाई को, या फिर 22 अप्रैल को, या ऑप्शन ई है आपका इनमें से कोई नहीं। तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को। कैसे याद रख सकते हैं? पृथ्वी और अप्रैल, है ना, थोड़ा थोड़ा शब्दों का थोड़ा मैचिंग है, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, है ना। तो विश्व पृथ्वी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो हमारे भारत देश में सिर्फ भारत देश में, पूरे दुनिया में क्या है, आपदा जो है लगातार बढ़ते जा रही है, पर्यावरणीय आपदाएं। तो इन पर्यावरणीय आपदाओं से बचने के लिए, उनके संरक्षण के लिए जो है, लोगों को जागरूक करने के लिए जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको लाल रंग से कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व खाद्य दिवस कौन सा है, कब मनाया जाता है ना? 16 अक्टूबर को, 16 जनवरी को, 16 जून को, 16 दिसंबर को। तो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है आपका 16 अक्टूबर को। तो खाद्यान्न की बर्बादी को रोकने के लिए, खाद्यान्न के महत्व को बताने के लिए जो है विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस आप सभी का और व्यापम का और PSC का सबका जो है फेवरेट क्वेश्चन है ये। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 10 जून, 10 जनवरी, 5 जून, 5 अगस्त, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कब मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, 5 जून। 5 जून को और क्या हुआ था? 5 जून को आपका हुआ था, 5 जून 1972 को क्या हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन जो है हुआ था। और इस स्टॉकहोम सम्मेलन में, इस स्टॉकहोम सम्मेलन में क्या हुआ था? पर्यावरण संबंधी वैश्विक रूप से सर्वप्रथम बार बात किया गया था। और इसी स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद में अलग अलग जितने भी देशों ने यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया था, सम्मिलित हुए थे, उनने अपने अपने देश में जो है अधिनियम लाए पर्यावरण के संबंधित, है ना। और इसमें से महत्वपूर्ण अधिनियम हमारे भारत में आया, वो था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो आपको नाम पूछ सकता है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है कब लाया गया था? तो 1972 में लाया गया था। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण अधिनियम लाया गया था, वो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, और यह भी लाया गया था 1986 में, ठीक है। तो ये दोनों नियम याद रखना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? 1986 में। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? 1972 में। और इन दोनों अधिनियम के पीछे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन थी, किसकी थी? 5 जून 1972 को होने वाले स्टॉकहोम सम्मेलन की, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, 11 जनवरी को, 11 अप्रैल को, या फिर 11 अगस्त को। तो विश्व जो है जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस? लोगों को जो है बढ़ते जनसंख्या से के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जो है विश्व जनसंख्या दिवस जो है मनाया जाता है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए, ठीक है, ये दुर्लभ उपलब्धि है, देख लीजिएगा, उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 या ग्लोबल 500 इसको बोला जाता है, ग्लोबल 500 या वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार का नाम है, ठीक है। पुरस्कार दिया जाता है किस संबंध में दिया जाता है? जीन संरक्षण के संबंध में, पर्यावरण संरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण, या प्रदूषण नियंत्रण। तो ये जो इनाम है ना, ये पुरस्कार जो है वैश्विक 500, ये दिया जाता है आपका पर्यावरण संरक्षण के संबंध में। एक संघ है जिसको बोला जाता है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है,
क्या बोला मैंने, थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा कर लेती हूँ। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है, जिसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, तो ये संघ भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैं इसको नाम को आपको शेयर कर रही हूँ, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो कार्यक्रम है, यही जो है क्या करता है, पर्यावरण संबंधी जितने भी कार्यक्रम है उसके लिए फंडिंग का काम भी करता है। और ये जो संस्था है वो, अगर आप पर्यावरण के संबंध में अच्छा काम करते हैं, है ना, कुछ अच्छा प्रयोजना लाते हैं, तो उसके संबंध में आपको वैश्विक 500 पुरस्कार, है ना, या ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। किस संबंध में दिया जाता है, पर्यावरण संरक्षण के संबंध में दिया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कौन व्यक्ति पर्यावरण सुधार कार्यों से संबंधित नहीं है, ये व्यक्तित्व है प्रमुख, है ना, उसको हमको देखना है कि इनमें से कौन जो है वो पर्यावरण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन पढ़िए, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटकर, विष्णु नार्लिकर, ठीक है। तो ये जो और ऑप्शन ई है, इनमें से कोई नहीं। तो चंडी प्रसाद भट्ट आप देख पा रहे हैं, ये नाम जो है वो किससे संबंधित है, ये संबंधित है आपके, अभी हमने देखा था, क्या देखा था, चिपको आंदोलन हमने पढ़ा था अभी, चिपको आंदोलन। तो चंडी प्रसाद भट्ट जी हैं वो चिपको आंदोलन से संबंधित है, उनके नेतृत्व करता है। साथ ही सुंदरलाल बहुगुणा, अभी मैंने थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था, ये भी चिपको आंदोलन से ही संबंधित व्यक्ति है। मेधा पाटकर की बात करें तो मेधा पाटकर जी हैं वो नर्मदा बचाओ आंदोलन, है ना, नर्मदा नदी पर जो आंदोलन रखा गया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। इसके अलावा इसमें एक और नाम आप याद रखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन में एक और व्यक्तित्व रही हैं, उनका नाम है अरुंधति रॉय, ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ। अरुंधति रॉय जो है ना, एक राइटर भी हैं वो, और ये जो है किनसे संबंधित है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी, विष्णु नार्लिकर। तो ये जो विष्णु नार्लिकर जी हैं, ये हैं भौतिक विज्ञान से संबंधित हैं, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, भौतिक विज्ञान से। ये सारे व्यक्तित्व जो है वो किनसे संबंधित है, पर्यावरण सुधार से, लेकिन विष्णु नार्लिकर जो है वो किससे संबंधित है, भौतिक विज्ञान से, और यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा, पर्यावरण से संबंधित नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस वर्ष केंद्रीय जल आयोग ने सिंचाई अनुसंधान एवं प्रबंधन, ये प्रबंधन है, ओके, प्रबंधन संगठन की स्थापना की थी? 1984, 1948, 1964 या फिर 2004, या फिर ऑप्शन नंबर है ई, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो आपको बॉडी दिखेगी, कौन कौन सी, केंद्रीय जल आयोग और दूसरी आयोग है सिंचाई अनुसंधान एवं प्रबंधन संगठन। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ है। ये जो केंद्रीय जल आयोग है, यही जो है किसका निर्माण करता है, सिंचाई अनुसंधान एवं प्रबंधन संगठन की, और ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। और इसका निर्माण जो है कब किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1984 में। और क्यों किया गया था इसका निर्माण, जो है सिंचाई प्रणाली में सुधार करने हेतु जो है इस संगठन का निर्माण किया गया था। क्या कहा मैंने, उसको लिख लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, है ना। सिंचाई अनुसंधान प्रबंधन की स्थापना क्यों किया गया था, इस संगठन का निर्माण क्यों किया गया था, सिंचाई प्रणाली में सुधार हेतु इसका निर्माण किया गया था। और रही बात केंद्रीय जल आयोग की, तो इन्होंने इसका निर्माण जो है 2001 में जो है किया गया था, है ना। इसका जो है निर्माण कब किया गया था, केंद्रीय जल आयोग का निर्माण 2001 में किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए, वर्ष 2009 में भारत में स्वच्छ गंगा के लिए निम्न स्थापित किया गया था: राष्ट्रीय गंगा कमीशन, स्वच्छ गंगा प्राधिकरण, राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी प्राधिकरण, स्वच्छ निर्मल गंगा नदी का राष्ट्रीय मिशन, या फिर गंगा सेवा मिशन। चलिए बनाइए इसको, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी या फिर ई।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी प्राधिकरण। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, इसको इंग्लिश में भी पूछ सकता है, इसको बोलेंगे अपन NGRBA। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। और इसका निर्माण कब किया गया था? 2009 में किया गया था। क्यों किया गया था? माँ गंगा नदी को उनके प्रदूषण को जो है कम करने हेतु उनके जीर्णोद्धार के लिए यह जो है इसका निर्माण किया गया था। कौन सी अथॉरिटी का? राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी प्राधिकरण का निर्माण किया गया था। इसकी बात करिए कब तक चला, ये अच्छे से जो है एक इसी मिशन के नाम से जो है कब तक चला? 2014 तक जो है चला। जब 2014 आया तो 2014 में ना एक नमामि गंगे, आपने सबने सुना होगा, नमामि गंगे प्रोग्राम जो है शुरू किया गया, नमामि गंगे कार्यक्रम। और ये जो कार्यक्रम है उसके तहत अब माँ गंगा का प्रदूषण को जो है नियंत्रित किया जाता है, उसका क्या बोलना चाहिए, संरक्षण इसमें किया जाता है। साथ ही गंगा का जीर्णोद्धार इसमें सम्मिलित है इस कार्यक्रम के अंतर्गत। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत सरकार की पर्यावरणीय कार्य योजना के संदर्भ में NMSHE का तात्पर्य क्या है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको फुल फॉर्म इंग्लिश में भी बताया था। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? NMSHE। तो बेसिकली हमको इसके अंतर्गत में फुल फॉर्म को ही बताना है। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है? सौर जल ऊर्जा पर राष्ट्रीय मिशन, हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने पर राष्ट्रीय मिशन। ऑप्शन सी है सतत हाइड्रोजन ऊर्जा पर राष्ट्रीय मिशन। और ऑप्शन नंबर डी है सर्वेक्षण और हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र पर राष्ट्रीय मिशन। ये एक राष्ट्रीय मिशन है जो कि भारत सरकार के द्वारा एक्शन प्लान में शामिल किया गया। भारत सरकार के अंतर्गत ये क्यों लाया गया? क्योंकि जलवायु में जितनी भी आपदाएं हैं, जलवायु संबंधी जितनी भी परिवर्तन हैं, उसको जो है टेकल करने के लिए अलग अलग मिशन जो है लॉन्च किए गए। उनमें से 8 मिशन जो है लॉन्च किया गया और इसी 8 मिशन में से एक मिशन जो है यही मिशन है NMSHE। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने पर राष्ट्रीय मिशन। इसको और लिख लेते हैं हम इंग्लिश में, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल द हिमालयन इकोसिस्टम। तो ये जो हिमालय का पारितंत्र है, हिमालय का जो पारिस्थितिक तंत्र है, उसको संरक्षण देने के लिए यह जो मिशन है वो लॉन्च किया गया था। इसके अलावा 8 अलग अलग मिशन जो है लॉन्च किया गया था, जिसमें एक मिशन सौर ऊर्जा से संबंधित जो मिशन है वो जो है इसके तहत आ जाता है। ठीक है, तो इसको आप 8 अलग अलग मिशन को भी और देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है, किसके अंतर्गत किया जाता है? जो विलुप्त हो जाते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज या फिर संकटग्रस्त जो प्रजातियां होती है, उनके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कि एक बुक होता है जिसमें उनका नाम जो है मेंशन किया जाता है। और क्यों किया जाता है? ताकि उसके संबंध में विभिन्न परियोजनाएं लाए जा सके, है ना, प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा सके और उनको संरक्षण प्रदान किया जा सके। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेड स्टॉक बुक, रेड डाटा बुक, या फिर ऑप्शन नंबर सी है लाइव स्टॉक बुक, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका नीला डाटा बुक। तो किसमें रखा जाता है? आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में क्या किया जाता है? जो विलुप्त होने वाली जो प्रजातियां हैं ना, उनका नाम जो है रखा जाता है। किसके अंतर्गत? रेड डाटा बुक के अंतर्गत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्लाइमेट शब्द किस भाषा से लिया गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। क्लाइमेट शब्द का जो है प्रयोग कौन से भाषा से इसको लिया गया है? ग्रीक भाषा से इसको लिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला या यूँ कहूँ
खाद्य श्रृंखला, है ना। तो खाद्य श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? घास को गेहूं खाता है क्या? ऐसे सुने हो क्या? नहीं ना, तो ये गलत हो जाएगा। घास, बकरी तथा मानव, बकरी, गाय तथा हाथी, घास, मछली तथा बकरी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको खाद्य श्रृंखला बनाना है। घास को बकरी खाती है और बकरी को मानव, मैं तो नहीं खाती भाई, आप अपना देख लो। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इस ऑप्शन के हिसाब से तो यही आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 10% का नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? ऊष्मा का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में पहुंचना। ऑप्शन नंबर सी, पक्षियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचना। और ऑप्शन नंबर डी है पानी का एक जोन से दूसरे जोन में पहुंचना। ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, 10% का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना। इसमें क्या होता है कि जो भी जीव है ना, अपने जिससे वो खाना खाता है उससे पूरा 100% तो लेता है, लेकिन जब अपने में से दूसरे को ट्रांसफ़र करता है, दूसरे में एनर्जी जिसको वो खाने वाला होता है, उसको सिर्फ 10% ही जो है वो ट्रांसफ़र करता है। मतलब मैं ये कह रही हूँ, मान लो एक पौधा हो गया, ठीक है। ये पौधा को सबसे पहले तो सन के द्वारा उसको एनर्जी मिलेगी, उसके द्वारा वो खाना बनाएगा। तो इसने किया 100% यूज़, ठीक है। अब इस 100% यूज़ ये कर लिया, पौधा कर लिया, अपना खाना बना लिया। अब पौधा को तो कुछ ना कुछ खाएगा ना, तो पौधा को मान लो टिड्डा खाया। तो जब ये टिड्डा खाता है ना, तो ये पौधा 90% ऊर्जा को अपने जैविक कार्यों में उपयोग कर लेता है, और इसको सिर्फ कितना प्रतिशत देता है? 10% ही ऊर्जा टिड्डा को ट्रांसफ़र करता है। अब टिड्डा को कोई खाता है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो 10% है, अब इसके लिए कितना हो गया? 100% के बराबर हो गया, है ना। तो ये इसमें से क्या करेगा? 90% को फिर से अपने में क्या करता है? अपने जैविक कार्यों में उपयोग करता है, इसको फिर देता है 10%। तो इस प्रकार से 10% ही जो है ट्रांसफ़र आगे किया जाता है दूसरे पोषण स्तर में, और इसी को ही क्या कहा जाता है? 10% का नियम जो है कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत में मैंग्रोव ज्वारीय वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है भाई, बताओ? मैंग्रोव ये पाया जाता है आपका सुंदरवन के डेल्टा में, है ना, जो कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पे अपना जल को है विसर्जन करती है? बंगाल की खाड़ी में। और वहीं पर जो है सुंदरवन का डेल्टा बनता है, और इसी सुंदरवन के डेल्टा में मैनग्रोव या फिर ज्वारीय वन जो है, वनस्पति जो है, यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में पाई जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऊर्जा का सबसे सुरक्षित स्रोत कौन सा है ना। ऑप्शन नंबर ए, कोयला, आणविक भट्ठी, पेट्रोल या फिर सूर्य। आप सभी को अच्छे से पता है कि ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? सन, हमारा सूरज चाचा। चलिए देखते हैं सही खाद्य श्रृंखला किसको कौन सा है, बताइए। मतलब ये जो खाद्य श्रृंखला दिया हुआ है उसका नाम हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए, चारागही या फिर चारण इसको बोल सकते हो आप। चारण खाद्य श्रृंखला, मिताश्रयी खाद्य श्रृंखला, शिकारी खाद्य श्रृंखला, साकीय खाद्य श्रृंखला, और ऑप्शन नंबर ई है मांसाहारी खाद्य श्रृंखला। तो सबसे पहले देखेंगे, घास को कौन खा रहा है? टिड्डा। टिड्डा को कौन खा रहा है? मेंढक। मेंढक को सर्प, और सर्प को मोर। तो ये एक प्रकार का कौन सा जो है खाद्य श्रृंखला है, किस प्रकार का खाद्य श्रृंखला है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चारण या चारागाही खाद्य श्रृंखला इसका सही जवाब हो जाएगा। जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे, देखते हैं। आवास कहेंगे क्या? पारितंत्र, निकेत, बायोम, या फिर ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, या तो कोई नहीं, या तो फिर इनमें से एक से अधिक होगा। देखो, जीव जहाँ पे रहता है उसको आवास भी बोल सकते हैं, है ना, पारितंत्र भी बोल सकते हैं, जहाँ पर रहता है उसको बायोम भी बोल सकते हैं। इसलिए इसका मल्टीपल जो है आंसर हो जाएगा, और इसीलिए ऑप्शन नंबर ई को हमको पिक करना है। यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है, हमको देखना है। पहला क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित रहता है।
प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्पादक जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक मात्रा में होते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये प्राथमिक उपभोक्ता ये सबको मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि जो सबसे पहले खाना स्वयं बनाते हैं, है ना, जैसे कि कौन बनाता है खाना, तो पौधे हमारे इकोसिस्टम में खाना बनाते हैं स्वयं, तो ये हो जाएगा आपका उत्पादक जो कि खाना स्वयं बनाते हैं। उसके बाद जो भी इसको खाएगा, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले खाद्य श्रृंखला देखा था, उसमें टिड्डा था जो कि पौधे को खा रहा था, तो ये हो जाएगा उपभोक्ता। लेकिन ये उपभोक्ता किस प्रकार का होगा, प्राथमिक, मतलब सबसे पहले आ रहा है ना, इसके बाद जो भी इसको खाएगा वो भी उपभोक्ता ही होगा, है ना। तो उसको कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपको, इसको बोला जाता है प्राथमिक उपभोक्ता। इसको जो भी खाएगा जैसे कि मेंढक, है ना, तो मेंढक क्या हो जाएगा आपका, द्वितीयक उपभोक्ता। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इससे भी क्वेश्चन आता है, आगे हम लोग देखेंगे। उत्पादक इसको बोला जाता है, फिर उत्पादक को खाने वाले क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाले द्वितीयक उपभोक्ता। इस प्रकार से ये जो है सीरीज जो है आगे चलती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। फिर लास्ट में अब घटक आता है ना, बस ऐसे नहीं चलता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है। अभी क्या हो रहा था, 100% से 10%, फिर 10% का 10% को, है ना, 10% को भी मैं 100% के बराबर मान सकती हूँ, है ना। जब दूसरे जीव जो है इसका उपयोग करेंगे तो उसके लिए तो ये 10% उसका 100% ही होगा ना। तो इस प्रकार से क्या होगा, इसको मैं 100% बोल रही हूँ, इसका ये नहीं मतलब है कि 10% कैसे 100% हो गया, है ना। चलिए देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। जब जो है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाता है तब क्या होता है, ऊर्जा की मात्रा क्या हो रही थी, घट रही थी, है ना। 100 का 10 हुआ, फिर 10 का फिर कम होते गया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी मात्रा जो है घट रही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है घटती है। ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, घटती है 10% के नियम के अनुसार। चलिए देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है। तत्वों के जो चक्रण है ना, चक्र मतलब जैसे कि जल चक्र होता है ना, जल चक्र में क्या होता है कि सूर्य जो है अपनी किरणों को पृथ्वी पर भेजती है, फिर वहाँ पर जितने भी वाटर बॉडीज होती है जैसे कि समुद्र, तालाब, नदी, यहाँ का पानी गर्म होता है, फिर गर्म होकर के वाष्प होता है, वाष्प से वाष्पन की क्रिया के बाद ये मेघ बनाते हैं कंडेंसेशन के थ्रू। उसके बाद में ये जो बादल है वो बूंदे के रूप में बरसती है, फिर से उस वाटर बॉडीज में आती है। तो ये एक प्रकार का क्या हुआ, चक्र है, और ये चक्र चलते रहता है, इसे ही जल चक्र कहते हैं। वैसे ही पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों का चक्र चलता है ना, क्योंकि ये पारिस्थितिक तंत्र जो है वो जैविक प्रकार का है, इसलिए इन तत्वों को चक्रण को क्या कहेंगे अपन, रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र या फिर भूवैज्ञानिक चक्र, भू रासायनिक चक्र। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पारिस्थितिक संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, किनके द्वारा किया गया। पारिस्थितिक संक्रमण मतलब जीवों और पौधों के बीच में जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, इसी पारिस्थितिक तंत्र को ही क्या कहा जाता है, पारिस्थितिक संक्रमण कहा जाता है। और यह जो है प्रयोग किया गया था आपका एल्टन, बेनेट, बर्कले या रेटजेल। चलो बताओ, इसका आंसर हो जाएगा, मैं बताती हूँ, ऑप्शन नंबर बी, बेनेट द्वारा। ठीक है, बेनेट द्वारा जो है पारिस्थितिक संक्रमण की अवधारणा सबसे पहले प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है, प्रवाल भित्तियां उथले पानी की उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय, इसको कैसे लिखूं, उष्णकटिबंधीय, फिर से पढ़ती हूँ। प्रवाल भित्तियां उथले पानी की उष्णकटिबंधीय सामुद्रिक पारिस्थितिकी प्रणाली है। ऑप्शन नंबर कथन दूसरा क्या है, उच्च जैव मास उत्पादन और समृद्ध वनस्पति एवं जीवों की विविधता इनकी विशेषता होती है। ठीक है, तो अपन को क्या बताना है, जो प्रवाल भित्ति है ना उसकी पारिस्थितिक तंत्र के बारे में हमको थोड़ा सा चर्चा करना है। तो ये प्रवाल भित्ति जो होती है वो उथले पानी में उनकी क्या होती है, पारिस्थितिकी प्रणाली होती है। और दूसरा क्या बोल रहा है, उच्च जैव मास उत्पादन, मतलब इनका एक विभिन्न इनकी विशेषता होती है। कौन सी, मतलब विविधता की
सॉरी विविधता जो है, इनमें पाए जाने वाले जो विविधता है ना, वही इनकी विशेषता होती है, ऐसा वो कथन कह रहा है। अब देखते हैं हमारा उत्तर क्या होने वाला है। केवल कथन एक सही है क्या? ऑप्शन नंबर बी केवल कथन दूसरा सही है क्या? ऑप्शन नंबर सी दोनों ही कथन सही है क्या? या फिर ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक, कथन नंबर एक और कथन नंबर दो दोनों ही सही हो जाएगा। प्रवाल भित्तियों की एक अलग से पारिस्थितिकी प्रणाली होती है। उसके अलावा इनमें क्या पाया जाता है? इसमें जो विभिन्नता पाई जाती है इस पारिस्थितिक तंत्र का, किसका? प्रवाल भित्ति की पारिस्थितिक तंत्र का क्या है? ये विशेषता है। कौन क्या विशेषता है? विविधता। ठीक है, चलिए देखते हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से किसे अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है? हमने थोड़ी देर पहले देखा था ना, खाद्य श्रृंखला में 10% के नियम के अनुसार सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसको मिल रहा था? सूर्य से। उत्पादक को, और उत्पादक कौन होता है? हरे पौधे, है ना। तो इसमें से क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और अपघटक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्राथमिक उत्पादक या उत्पादक आपका सही जवाब हो जाएगा, जिसको अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तभी तो अच्छे से खाना बनाएगा, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन नंबर ए भारत का जूलॉजिकल सर्वे, भारत का वानस्पतिक सर्वे, भारत के वन्यजीव संस्थान या फिर ऊपर के सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऊपर के सभी। ये सारे ही जो संस्थान है वो क्या करते हैं? पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का समर्थन करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ब्लू कार्बन क्या है? ब्लू कार्बन ऑप्शन नंबर ए क्या है? तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में अवशोषित कार्बन, या फिर ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम प्रोडक्ट, क्या है ये? प्रोडक्ट में उपस्थित कार्बन, मृदा में उपस्थित कार्बन, या ऑप्शन नंबर डी है रेडियो एक्टिव कार्बन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ब्लू कार्बन किसको बोला जाता है? ऑप्शन नंबर ए तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में जो अवशोषित कार्बन होते हैं ना, उसी को क्या कहा जाता है? ब्लू कार्बन। क्योंकि सागर जो है नीला होता है, इसलिए इसको ऐसे रिलेट किया गया है ब्लू कार्बन से। ठीक है, तो ब्लू दिस मीन्स आप सागर ऐसा याद कर सकते हैं, है ना। तो तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में क्या जो अवशोषित कार्बन होते हैं उनको क्या बोला जाता है? ब्लू कार्बन कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बैक्टीरिया और कवक एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर के रूप में कार्य करते हैं। मतलब जो कौन कौन से कवक और जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उसको क्या बोला जाता है बेसिकली, है ना। क्या उपभोक्ता बोला जाता है? उत्पादक बोला जाता है क्या? द्वितीयक उपभोक्ता या फिर अपघटक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपघटक या डीकम्पोजर इसे कहते हैं। अपघटक कहा जाता है कि क्या, क्यों? अपघटक का क्या काम होता है? ये क्या करते हैं? जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं ना, उनको सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ने का काम करते हैं, है ना। और जितनी भी बैक्टीरियाज होती है, फंजाई होती है या फिर कवक होते हैं, ये सब क्या होते हैं? डीकम्पोजर्स होते हैं, अपघटक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक कारक है? जैविक कारक इसमें से हमको देखना है प्राकृतिक शत्रु, प्रकाश, नमी और तापमान, है ना। तो जैविक मतलब हमको जीवित, जो जीव होगा उसको देखना है ना। तो प्रकाश जीवित प्रकार का है क्या? नमी और तापमान ये तीनों तो अजीवित प्रकार के हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या बनता है? हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? प्राकृतिक शत्रु। तो प्राकृतिक शत्रु किसको बोला जाता है? एक प्रकार के जीव होते हैं, ऐसे जीवों को प्राकृतिक शत्रु कहा जाता है जो एक जीव जो होते हैं ना, वो दूसरे जीव को नष्ट कर देते हैं। जैसे कि उसमें उदाहरण कौन हो सकते हैं? इसके अंतर्गत आप जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, सूक्ष्म जीव, जैसे कि बैक्टीरिया हो गई, जैसे कि वायरसेस हो गए, है ना, जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, है ना, जितने भी विषाणु हैं, बैक्टीरियाज है, रोगजनक जो जीव हैं, है ना, पैथोजेंस जिसको बोला जाता है, ये सब क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं प्राकृतिक शत्रु। ऐसे जीव जो एक जीव तो होते हैं, ये एक प्रकार के जीव होते हैं जो कि दूसरे जीव को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं, और इसे ही क्या कहा जाता है? प्राकृतिक शत्रु। और ये क्या है? इनमें से जैविक कारक है ना, जीव है इसलिए। चलिए, वह विज्ञान जो कीट और पर्यावरण के अध्ययन से संबंधित है क्या कहलाता है? क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? कीट पारिस्थितिकी, कीट फिजियोलॉजी, कीट माइक्रोबायोलॉजी, या फिर ऑप्शन नंबर डी कीट भ्रूण विज्ञान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कीट पारिस्थितिकी, है ना।
भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? चलिए बताइए। शांत घाटी, इसको साइलेंट वैली भी बोला जाता है, कश्मीर घाटी, फूलों की घाटी, या फिर दामोदर घाटी। तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका शांत घाटी या साइलेंट वैली। आपने जियोग्राफी के अंतर्गत पढ़ा होगा, साइलेंट वैली पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? जैसे कि आपका ये भारत का नक्शा है ना, तो यहाँ पर जो घाट है, इस घाट को हम क्या नाम देते हैं? इस घाट को बोलते हैं हम लोग पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट कहा जाता है। और यहीं पर जो है आपका क्या पाया जाता है? एक नीलगिरी का पहाड़ी बोला जाता है उसको, नीलगिरी का पर्वत। और इसी नीलगिरी के पर्वत में एक भाग होता है जिसको बोला जाता है शांत वैली या फिर साइलेंट वैली, जिसको बोला जाता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है जैव विविधता पाई जाती है। जीवों में जितनी भी विविधताएं हैं, है ना, वो सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? साइलेंट वैली में। और इस किसका पार्ट है? ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है। ठीक है। जैव विविधता शब्द की संरचना या रचना किसने की थी? बीपी सिंह, कार्ल मोबियस, सर A.G. टेंसले, या फिर वॉल्टर जी रोसेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वॉल्टर जी रोसेन ने जो है जैव विविधता शब्द की रचना की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने दशक 2011 से 2020 को कौन से दशक के रूप में घोषित किया है? ऑप्शन नंबर ए, जैव विविधता का दशक, प्रदूषण का दशक, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का दशक, या फिर ऑप्शन नंबर डी, पशु स्वास्थ्य का दशक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जैव विविधता का दशक 2011 से लेकर के 2020 को जो है घोषित किया गया है। ठीक है, जिसमें जैव विविधता के संरक्षण के मुद्दों को लेकर के इसमें बात किया गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है ना? नहीं पे अपन को देखना है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर बी है, उष्णकटिबंध शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं। विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षा वनों में पाई जाती है। उसके बाद है ऑप्शन नंबर डी, जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। चलिए, क्या हो जाएगा इसका जवाब? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, हमको देखना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, है ना, तब जाति विविधता में वृद्धि होती है लिखा है। ठीक है, जबकि ये जस्ट अपोजिट है। जब हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आते हैं ना, तब जो है जाति विविधता में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो नहीं के अनुसार हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देता है। विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षा वनों में पाई जाती है ना, और जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, जाति विविधता जो है। ठीक है, चलिए तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय भेड़िया एक महत्वपूर्ण जानवर बन गया है। क्यों बन गया है भाई भारतीय भेड़िया? ऑप्शन नंबर ए है, इसका नाम रेड डाटा बुक में आता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उनकी मौजूदगी से जंगली कुत्ते गायब हो गए। और ऑप्शन नंबर सी, इसे राज्य पशु के रूप में चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी है, यह लगभग सभी भारतीय वनों की खाद्य श्रृंखला का केवल एक महत्वपूर्ण सदस्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसका नाम जो है रेड डाटा बुक में जो है सम्मिलित किया गया है, मेंशन किया गया है। किनका नाम? भारतीय भेड़िया, है ना। ये जो है इंडेंजर्ड स्पीसीज के कैटेगरी में आ गया है और इसीलिए जो है ये एक महत्वपूर्ण जानवर जो है बन गए हैं। ठीक है, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? प्रकाश मंडल में, क्षोभ मंडल में, क्षोभ सीमा में, या ऑप्शन नंबर डी जो है समताप मंडल में। चलिए बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका? इसका सही जवाब हो जाएगा समताप मंडल। आप सभी को पता है ना। क्षोभ मंडल हमारे वायुमंडल में 5 अलग अलग परतें पाई जाती है। सबसे पहले हमने देखा था, हम जब इसका डिटेल क्लास पढ़ रहे थे, है ना, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्षोभ मंडल पाई जाती है। यहाँ पर आप देख पाते हैं समताप मंडल, और इसके बाद में पाया जाता है आपका मध्य मंडल,
और यहाँ पर पाया जाता है आपका आयन मंडल, और सबसे बाहर में क्या पाया जाता है, बहिर मंडल पाया जाता है ना। और इसी समताप मंडल के निचले हिस्से पर इस प्रकार से एक और परत पाई जाती है, इस प्रकार से एक और परत पाई जाती है जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ओजोन परत। ओजोन परत इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी जो किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है, उनको अपने में एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होती है, हानिकारक होती है सारे जीव जंतुओं के लिए, है ना। और इसीलिए इसे क्या हो सकता है, त्वचा का कैंसर जैसा बीमारी उत्पन्न हो जाता है ना। और इस अल्ट्रावायलेट रेस को जो है ये ओजोन परत जो है अब्जॉर्ब करता है, जिससे कि पृथ्वी पर नहीं आता है ना। और इस प्रकार से हमारी रक्षा हो जाती है। तो ये जो है इसका संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको बार बार पूछा जाता है। इसके सम्मेलन के संबंध में भी, ओजोन दिवस के रूप में भी, है ना, कौन सा गैस ये एब्जॉर्ब करता है। तो ये सारी क्वेश्चन जो है ओजोन परत से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण है ना। और कौन सा परत किस परत में पाया जाता है, ये समताप मंडल में जो है पाया जाता है। चलिए देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ओजोन से ही संबंधित, ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी होता है। तो ओजोन में सबसे पहले हमने देखा था ना कि ओजोन की परत में जो है बहुत सारे जो हानिकारक गैसेज हैं उसकी वजह से छोटे छोटे छिद्र बन चुके हैं, और इसी को ही क्या बोला जाता है, ओजोन छिद्र या फिर ओजोन होल कहा जाता है ना। तो ये किस जो है इस ओजोन होल के लिए कौन सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फिर ऑप्शन नंबर ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है सबसे जो है महत्वपूर्ण हो जाता है ओजोन छिद्र के निर्माण के लिए। बहुत ही हानिकारक गैस है, और कहाँ से निकलता है ये, एसी से, फ्रिज से, इन सारे जो है प्रशीतक जो चीज़ें हैं ना, इन सब से जो है ये गैस जो है रिलीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति वातावरण में किस गैस की गहनता से पैदा होता है। मतलब कौन सा गैस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो जो है ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होती है, ऐसा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन, और ऑप्शन नंबर ई है अमोनिया। चलिए बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा की खोज इनके द्वारा की गई थी। किनके द्वारा अम्लीय वर्षा की खोज की गई थी भाई, जे थॉमसन, रॉबर्ट वॉरेन, रॉबर्ट स्मिथ और थॉमसन एडिशन। तो अम्लीय वर्षा का खोज किया गया था आपका ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट स्मिथ के द्वारा इसका खोज किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन हरित गृह ग्रीन हाउस गैसेस, आप सभी को पता है ना ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है, हमको देखना है। तो कौन कौन सा देखते हैं, CH4, CFC, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, और ऑप्शन नंबर ई है इनमें से कोई नहीं। तो हमको बताना है कि इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। मतलब ये कि ये सारे गैसेस क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, है ना। कार्बन, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो अपोजिट में भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसके लिए भी रेडी रहना है। चलिए, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, या बस वो लिखा हुआ है देखिए, नहीं तो क्वेश्चन जो है रिपीट नहीं हुआ है। रिपीट कहने का मतलब एग्जाम को मैं देख रही थी कि दोनों ही सेम क्वेश्चन है ना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो रिपीट तो हैं लेकिन उनका एग्जाम अलग अलग बार अलग अलग एग्जाम में उसको पूछा गया है, तो इस तरीके से वो रिपीट है ना, तो उसको मैं चेक कर रही थी। दोनों ही एग्जाम सेम है ना। तो उसी को शब्दों में लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है और ये सारे क्या हैं आपके ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाली निम्नलिखित जो गैसेस हैं, है ना, अभी जो हम लोग देख रहे थे उसका घटता क्रम, मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा कौन जिम्मेदार है और सबसे कम कौन जिम्मेदार है, कौन सा गैस, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, और घटता हुआ क्रम है तो सबसे ज़्यादा को हमको सबसे पहले लिखना है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFCs, N2O, या फिर मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, CFCs, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, और ऑप्शन नंबर डी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा पाया जाता है, फिर मीथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, और फिर हो जाएगा आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है किसके लिए? ग्रीन हाउस गैसेस के लिए, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। फिर है आपका मीथेन, फिर है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, और उसके बाद है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्ल वर्षा में निम्नलिखित होते हैं। अम्ल वर्षा में क्या क्या होता है? देखते हैं, एसिटिक एसिड या फिर और फास्फोरिक एसिड, ये दोनों का मिश्रण होता है क्या? ऑप्शन नंबर बी एसिटिक एसिड एवं सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन क्लोराइड एवं एसिटिक एसिड। चलिए बनाइए इसको, CGPSC प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, क्या हो जाएगा? नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस हो जाएगा आपका, प्लस नहीं कॉमा कर देती हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये दोनों जो है जिम्मेदार हैं किसके लिए? अम्ल वर्षा के लिए। ठीक, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी? हमने पहले दूसरे क्वेश्चन में ही देखा था इसको, किसके वजह से हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। हमारा पहला ही आंसर, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। MIC इसको बोला जाता है, मैंने बोला था ना साइनेट। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा भी है जिसमें साइनेट ऐसा करके, इसी में डिफरेंस करके चारों ऑप्शन सेम ही था लेकिन डिफरेंस सिर्फ यहीं पे था। ठीक है, तो इसको भी देखना है। साइनेट, एक्चुअली साइनेट होना चाहिए। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट। ओके, ये सही जवाब हो जाएगा। अगर सिंगल है ऐसा तब तो ये सही हो जाएगा, लेकिन सही इसका हो जाएगा आपका साइनेट, तो इसको भी ध्यान रखना। ठीक, देखते हैं बी क्या है। अब आंसर तो आ गया, क्या है बी देखना है। चलिए देखते हैं, वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है? वैश्विक ताप जिसको आप ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, है ना, उसकी वृद्धि हो रही है, तो इसमें से कौन सा गैस जो है सबसे ज़्यादा क्या है उत्तरदायी है? देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन। ये सारी गैसेस को हम किसके अंदर पढ़े थे? ग्रीन हाउस गैसेस के अंतर्गत, है ना। अभी हमको देखना है ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है ना, वो किसकी वजह से बढ़ रही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक ताप की वृद्धि हो रही है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण? वायुमंडलीय दबाव में परिवर्तन, ग्रीन हाउस गैसों की संख्या में परिवर्तन, यह है ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता में परिवर्तन। ठीक है, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा आपका, इसको यहाँ पे लिख लो, ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता में परिवर्तन, ये हो जाएगा सही ऑप्शन, और जवाब भी इसका सही यही है ना। ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता में परिवर्तन के कारण जो है ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, ठीक है, इसके परिवर्तन के कारण, इनके सांद्रता में परिवर्तन के कारण ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस या ग्रीन हाउस गैसेस हैं? सारे ही हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन। देखिए इसमें क्वेश्चन जो है, इसमें एग्जाम दूसरा है, उसमें एग्जाम 2016 प्री में पूछा गया था और ये एग्जाम 2023 टीचर में पूछा गया है ना, इसलिए ये रिपीट हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्पों पर विचार करें। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। पृथ्वी, कथन पहला, पृथ्वी की सतह पराबैंगनी किरणों के रूप में ऊष्मा को पुनः उत्सर्जित करती है ना। और कथन दूसरा क्या कह रहा है? बादल और गैसें आने वाले जो सौर विकिरण होते हैं उसको लगभग 1/4 को प्रतिबिंबित या परावर्तित, ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, परावर्तित करते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या क्या है? केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन 1 और 2 सही नहीं है, और ऑप्शन नंबर डी है दोनों कथन 1 और 2 सही है। CGPSC प्री में पूछा गया सवाल है।
पहला कथन समझते हैं क्या कह रहा है। पृथ्वी की सतह पराबैंगनी किरणों के रूप में जो ऊष्मा होती है ना, क्योंकि सूर्य क्या भेजता है, सूर्य का प्रकाश जो होता है उसमें सारी ही किरणें होती है ना। और रक्त किरण होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, एक्स रेज होती है, गामा रेज होती है ना, दृश्य प्रकाश होता है। तो ये सब को मिला करके जो है हमारे पृथ्वी पर भेजती है। उसमें से हमारी जो पृथ्वी की सतह है वो कह रहा है, कथन कह रहा है कि पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, उत्सर्जित कर देती है। और इसमें ये कथन जो है गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है क्या करती है, अवरक्त किरणों को क्या करती है, क्या लिखा है इसमें, उत्सर्जित करती है। ठीक है, और उत्सर्जित करती है। कथन दूसरा को समझते हैं, इसलिए ये जो है कथन जो है क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद कथन दूसरा है बादल और गैसें। बादल और गैसें क्या करती है, जो आने वाली जो सूर्य की किरणें हैं उसके लगभग 1/4 को परावर्तित करते हैं, प्रतिबिंबित करते हैं, ऐसा है। तो ये कथन जो है ये भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये जो बादल हैं और गैसेज हैं ना, वो सूर्य के विकिरण के 1/3 को, 1/3 बोले तो लगभग 30 या 29% भागों को ही क्या करती है, परावर्तित करती है। तो इस प्रकार से हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों कथन 1 और 2 सही नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक हवा के एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई को किस रूप में मापा जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है? ठीक है, तो हमें देखना है कि ओजोन को, ओजोन के संख्या को, ओजोन क्योंकि एक गैस है ना, O3 है ना, O3 इसको क्या बोला जाता है, ओजोन गैस बोला जाता है। तो इसमें अणु है, परमाणु है, तो इसकी संख्या को या फिर यूँ कहूँ ओजोन की मोटाई को किसके द्वारा, कौन से यंत्र के द्वारा मापा जाता है, कौन से यूनिट के द्वारा मापा जाता है? ओजोन इकाई, थॉम्सन यूनिट, डॉप्शन इकाइयाँ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डॉप्शन इकाई, डॉप्शन यूनिट के द्वारा जो है ओजोन की संख्या या ओजोन के जो है मोटाई को मापा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, ओजोन परत के क्षय को रोकना, ग्लोबल वार्मिंग, अम्ल वर्षा, फोटोकेमिकल स्मॉग, या फिर ऑप्शन नंबर ई है आपका इनमें से कोई नहीं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद कीजिए, ओजोन परत के संबंध में हमने पढ़ा था इसको। ओजोन परत जो कि कब हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है इसका सम्मेलन कब हुआ था, कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल, है ना, और यह हुआ था 16 सितंबर 1987 को, जिसके तहत ही हम लोग क्या मनाते हैं, हर प्रतिवर्ष ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं, है ना। 1987 को हुआ था, और किस संबंध में हुआ था, ओजोन परत के क्षय को जो है रोकने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? पहले तो जान लेते हैं रियो 20 क्या है। तो रियो 20 जो है एक पृथ्वी सम्मेलन है। क्या है? एक अर्थ समिट या फिर पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन इसके तहत देखते हैं हम, पृथ्वी सम्मेलन रियो 20 ये जो है ब्राज़ील का एक शहर है। कौन सा शहर? रियो डी जेनेरियो, जहाँ पर 1992 में क्या हुआ था, ये समिट हुआ था, ये सम्मेलन हुआ था। इसके जस्ट 2020 साल बाद 2012 में क्या हुआ, इसी रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन फिर से आयोजित किया गया, है ना। और इसे ही क्या कहा जाता है, रियो 20 कहा जाता है, जिसका घोषणा पत्र में शीर्षक क्या था हमें देखना है। तो इसका शीर्षक था आपका द फ्यूचर वी वांट। द फ्यूचर वी वांट किसका घोषणा पत्र का शीर्षक था? पृथ्वी सम्मेलन का। पृथ्वी सम्मेलन कौन सा? रियो 20 मतलब 2012। कहाँ हुआ था? रियो मतलब रियो डी जेनेरियो, जो कि कहाँ का शहर है? ब्राज़ील का शहर है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? पेरिस में, क्वेटा में, बॉन में, कोलंबो में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पेरिस। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की, है ना। तो फ्रांस में क्या हुआ था, पेरिस में क्या हुआ था? जलवायु परिवर्तन संबंधित सम्मेलन हुआ था। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है ना। सूची 1 में कौन कौन सी बातें हैं? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पर्यावरण योजना संस्था,
क्योटो कॉन्फ्रेंस और अर्थ समिट किससे किससे संबंधित है? अर्थ समिट जिसको हमने बोला था विश्व सम्मेलन, है ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अब भी हमने पढ़ा, कौन सा किसके अंतर्गत में आएगा? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अंतर्गत क्यों आएगा? क्योंकि यही जो है वो क्या करता है, ओजोन परत के उसके क्षरण के लिए महत्वपूर्ण है ना, मतलब उत्तरदायी है। तो इसलिए इसके अंतर्गत में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत में कौन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर या फिर सूची नंबर 2 का 3, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख देती हूँ, क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए, है ना। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पर्यावरण योजना संस्था, पर्यावरण योजना संस्था क्या है? जो आप नीरी देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नीरी क्या है? नीरी है आपका नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या लिख रही हूँ मैं? रिंग क्या है? रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये है आपका महाराष्ट्र में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, नीरी क्या है? नीरी जो है एक पर्यावरण योजना संबंधित है, जिस पर क्या किया जाता है? नेशनल क्या हो जाएगा आपका? राष्ट्रीय पर्यावरण, इसको क्या बोलते हैं? अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र, ठीक है। अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ पर है? इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है ना। नीरी कहाँ पर है? तो नीरी है आपका महाराष्ट्र में, है ना। और इसका निर्माण जो है 1958 में हुआ था। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। और इसका फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। किससे संबंधित है? पर्यावरण संस्था से, है ना। और नेक्स्ट देखते हैं क्योटो कॉन्फ्रेंस। क्योटो कॉन्फ्रेंस आपके किससे संबंधित है? क्योटो कॉन्फ्रेंस आपका संबंधित है कार्बन डाइऑक्साइड तथा ग्रीन हाउस गैसों का सीमांत उत्पादन। इस सब को पहले मिटा देती हूँ, इसको लिख लेना आप लोग। क्योटो कॉन्फ्रेंस कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों का सीमांत उत्पादन, मतलब कम उत्पादन जो है करे प्रत्येक देश। और यह किसका कौन से कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था? क्योटो कॉन्फ्रेंस का। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अर्थ समिट किसका था? कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट किससे संबंधित है? ऐसा देश, जो हम लोग आगे अभी देखेंगे, उन देशों को कार्बन क्रेडिट दिया जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन है उसको कम करता है, तो उनको जो है कार्बन क्रेडिट जो है दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं 56 नंबर का क्वेश्चन। ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों को कम करने हेतु विशेष रोकथाम की कूटनीति की वैश्विक सहमति को निम्नलिखित में से कहाँ अंगीकृत किया गया, है ना। तो अपन को ओजोन परत से संबंधित जो सम्मेलन है, कॉन्फ्रेंस है, उसको देखना है। ओजोन परत से संबंधित सबसे पहला ऑप्शन है क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस, वियना कन्वेंशन, और ऑप्शन नंबर ई है इनमें से कोई नहीं। हमने अभी देखा क्योटो प्रोटोकॉल, ये जो है वो जलवायु से संबंधित सम्मेलन है ना। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अभी हमने देखा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? ये जो है ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित जो है सम्मेलन हुआ है। कब हुआ है? 16 सितंबर 1987 को। और 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस, ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। रियो डी जेनेरियो अभी हमने देखा, ब्राज़ील का एक शहर है, जहाँ पर क्या हुआ था सबसे पहले बार तो नहीं कहूँगी, पर यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस हुआ था किससे संबंधित था? ये संबंधित था पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित था, ठीक है। तो इस प्रकार आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु
वायु वो प्रदूषित करती है। जब आप वाहन चलाते हैं, है ना, सबको ही चलाते हैं, तो उसके जो पेट्रोल है उससे जलने से कौन सा जो है प्रदूषण उत्पन्न होता है ना। देखते हैं, मरकरी, कैडमियम, लेड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लेड जो है प्रमुख प्रदूषणकारी प्रदूषक है। ठीक है, किसके संबंध में? वाहनों के पेट्रोल के जलने के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, बेंजीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मीथेन। मीथेन जो है सबसे प्राथमिक गैस का मुख्य घटक है। जल गैस या वाटर गैस किसको बोला जाता है? तो वाटर गैस बोला जाता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को क्या कहा जाता है? जल गैस या वाटर गैस कहा जाता है। ठीक है, ब्लू बेबी रोग का कारण जल में निम्न की अधिकता से होती है ना। जल में कौन सा पदार्थ जो है सबसे अधिक हो जाएगा? सबसे अधिक हो जाएगा कि ब्लू बेबी रोग होगा। तो ब्लू बेबी रोग क्या है? ब्लू मतलब नीला, है ना, और बेबी मतलब बच्चा। तो बच्चा का जब नीला पड़ जाता है, और नीला क्यों पड़ता है? क्योंकि इनमें ना हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन का रंग किसकी वजह से रक्त का रंग लाल होता है? आपके आयरन की वजह से। तो आयरन की जब कमी हो जाती है, जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो क्या हो जाता है कि शरीर जो है, बच्चे का शरीर जो है नीला पड़ जाता है, और इसे ही ब्लू बेबी रोग जो है कहा जाता है। और ये किसकी वजह से होता है? जल की वजह से, प्रदूषित जल की वजह से। और उस प्रदूषित जल में कौन क्या पाया जाता है? आपका नाइट्रेट। नाइट्रेट जब जल में बहुत नाइट्रेट युक्त जब आप वाटर क्या करते हैं? कंजप्शन करते हैं उसका, है ना, उसको पीते हैं, तभी जो है ब्लू बेबी रोग जो है हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मृदा प्रदूषण का कारण क्या है? मृदा प्रदूषण का क्या कारण है? नलिका कटाव, हरित क्रांति, परती भूमि, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हरित क्रांति, है ना, ट्विस्ट। ठीक है, मृदा प्रदूषण का कारण जो है हरित क्रांति क्यों है? क्योंकि हरित क्रांति के तहत, क्रांति जब शब्द लग रहा है मतलब बहुत अधिक मात्रा में जो है कृषि उत्पादन करना, कृषि करना। और जब हमको बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, उत्पादन चाहिए, तो हम पेस्टिसाइड्स, है ना, उर्वरकों का बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे। और बहुत ज़्यादा जब हम लोग रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करेंगे, तो मृदा जो होती है, मिट्टी की क्या होती है, उसमें उनके पोषक जो तत्व होते हैं उसमें कमी आती है ना। और यही जो है मृदा प्रदूषण कहलाती है। तो इसलिए मृदा प्रदूषण के लिए महत्वपूर्ण कारण क्या है? हरित क्रांति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? इनमें से कौन सा जो है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है? अपन को बताना है। कोयला, लकड़ी, डीजल, पेट्रोल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लकड़ी। कोयला, डीजल, पेट्रोल, ये सब क्या है? ये सब हजारों लाखों साल तक जो है इसका डिकम्पोजिशन हुआ है, अपघटन हुआ है। उसके बाद में ये जो है ईंधन के रूप में परिवर्तित हुए हैं। पर लकड़ी ही तो क्या बनाता है? यही सब बनाता है, इसी का डिकम्पोजिशन होता है। तो लकड़ी को हम लोग ईंधन मानेंगे क्या? जीवाश्म ईंधन मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा लकड़ी। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक क्या है? इंडोर मतलब इंडोर और आउटडोर गेम तो समझते हैं, है ना। आउटडोर मतलब जो बाहर होने वाली जो गेम्स होती है, इंडोर मतलब जो घर, मतलब एक रूम के अंदर में होने वाली जो गेम्स होती है। तो उसी से संबंधित है कि कौन सा जो इंडोर वायु प्रदूषण, जो घर के अंदर में, मकान के अंदर में जहाँ हम रहते हैं, उनमें से जो गैसेस उत्पन्न होती है ना, जो प्रदूषणकारी होती है, उसको ही इंडोर वायु प्रदूषण कहा जाता है। और इसके लिए जिम्मेदार सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक कौन सा है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, रेडॉन गैस, इनमें से कोई नहीं। ये है आपका ऑप्शन, और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रेडॉन गैस। रेडॉन गैस जो है वो इंडोर वायु प्रदूषण का एक प्रदूषणकारी, क्या कह सकते हैं, प्रदूषक है ना। इसके अलावा आप जितने भी, ये कैसे उत्पन्न होता है ना, जैसे कि आप घरों में टॉयलेट जो साफ करने के लिए आप जितने भी हार्पिक या जितने भी एसिड, ये सब रासायनिक पदार्थों का यूज़ करते हैं। उसके अलावा मच्छरों को भगाने के लिए जो आप ये विभिन्न प्रकार के जो कॉइल जलाते हैं ना, ये सब भी बहुत हानिकारक होती है ना। तो बेटर है कि आप जो नेट है ना, मच्छरदानी जिसको बोला जाता है, या मॉस्किटो नेट, है ना, तो आप उसका यूज़ करें, ना कि वो जो गैसेस युक्त जो आपके अगरबत्ती होते हैं उन सब का। ठीक है, तो यही सब जो होते हैं वो इंडोर प्रदूषक होते हैं, और इनमें से प्रमुख कौन सा है? रेडॉन गैस। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
किसका परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? यूरेनियम का, थोरियम का, प्लूटोनियम का, लेड का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेड। लेड का हम लोग पेंसिल के रूप में यूज़ करते हैं, है ना। यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम ये जो होते हैं वो परमाणु ईंधन होते हैं, है ना। इसमें जो है बहुत सारे, इनके अंदर में जो न्यूक्लियस होते हैं ना, न्यूक्लियस होते हैं, उसमें क्या होता है, बहुत अपार मात्रा में एनर्जी होता है। इसी का उपयोग, इस ऊर्जा का ही उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं, है ना। तो ये सब जो है ईंधन के रूप में उपयोग होता है, पर लेड का नहीं किया जाता है। इसको ये जो है केमिस्ट्री के अंतर्गत भी पूछा जाता है, और मैंने विज्ञान से, सामान्य विज्ञान जो कि CGPSC में पूछा गया सवाल है, उस सब का जो भी है ना, उन सब के क्वेश्चंस को भी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, मैराथन बनाया है। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो वो वाले वीडियो को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई है? सबसे पहला न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन या फिर परमाणु ऊर्जा घर, है ना, परमाणु ऊर्जा घर सबसे पहला कौन सा है? कलपक्कम, कोटा, तारापुर, नरोरा या फिर सल्फर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका तारापुर, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। ये कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में। इसके अलावा कलपक्कम भी क्या है? एक न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन है, परमाणु बिजली घर है, और ये है आपका कर्नाटक में, तमिलनाडु में है, सॉरी, ये है आपका तमिलनाडु में, ठीक है। और नरोरा है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश में, यह जो है ऊर्जा घर है स्थित है ना। चलिए, आजकल वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड की सघनता है, सघनता मतलब बहुत ज़्यादा डेंस, है ना, की मात्रा ppm में लगभग कितनी है? आजकल जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसकी हमको मात्रा बताना है ppm में। ppm यूनिट है जिसका फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन, है ना। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 400 ppm। अति हानिकारक यूवी किरणें कौन सी है? तो यूवी किरणें के भी प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? इसमें जो तरंग दैर्ध्य होता है ना, उसके ये जो है, इनका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो 400 से 400 नैनोमीटर से कम होता है। किनका? यूवी लाइट्स का। अल्ट्रावायलेट रेज जो होते हैं उसका जो मान है, जो उसकी तरंग दैर्ध्य की वैल्यू है, वो कितनी होती है? 400 नैनोमीटर से कम होते हैं। और इसी तरंग दैर्ध्य की वैल्यू के अलग अलग प्रकार, अलग अलग वैल्यू के हिसाब से जो यूवी लाइट है, यूवी किरण है या पराबैंगनी किरणें हैं, उसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? UVA, UVB और UVC, ठीक है। तो इनमें से सबसे घातक कौन सा है? तो सबसे घातक है आपका अल्ट्रावायलेट C, जो है सबसे घातक है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति वातावरण में किस गैस की सघनता या गहनता से पैदा होती है? तो ग्लोबल वार्मिंग जो है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से सबसे अधिक जो है फैलता है, उसकी सघनता की वजह से, ठीक है। किस गतिविधि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है जिसके बंद कर दिए जाने से गंगा नदी को साफ करने में मदद मिलेगी? ठीक है, अभी आप सभी महाकुंभ के पावन पर्व को एंजॉय कर रहे होंगे, मतलब आनंद ले रहे होंगे, है ना। तो माँ गंगा जो है, महाकुंभ माँ गंगा से ही रिलेटेड है ना। और इसके प्रदूषण के लिए ये निम्न कारण दिए हुए हैं, आप अपने हिसाब से बताना, है ना। ये तो ऑप्शन हम तो बनाएंगे ही, लेकिन आप अपने हिसाब से, अपने विवेक से भी बताना कि इनमें से कौन कौन सा जो है वो आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो कमेंट करके बताइएगा। हम लोग देखते हैं ऑप्शन, नहाना और धार्मिक संस्कारों की प्रथा से गंगा प्रदूषित होती है क्या? अशोधित, ठीक है, या फिर जो ट्रीटमेंट नहीं किया होता है ना, ऐसे वाटर के बारे में बात कर रहा है। अशोधित सीवेज की डंपिंग करना, जल ग्रहण क्षेत्र में वनों की कटाई करना, पर्यटन के लिए सुविधाएं बनाना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब लिया गया है, इसका सही जवाब है आपका अशोधित सीवेज की डंपिंग, ठीक है। जो सीवेज के जो वाटर होते हैं, उसका पानी जो होता है, उसको बिना ट्रीटमेंट किए जो है क्या कर दिया जाता है, समुद्र में या फिर नदियों में छोड़ दिया जाता है। ये भी कोई, मतलब ये कोई बात है बताओ, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु प्रदूषण के कारण लोग फेफड़ा के कैंसर से भी ज़्यादा इस रोग से मरते हैं। कौन सा ऐसा रोग है जो फेफड़ा कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है, और किसकी वजह से हो रहा है? वायु प्रदूषण की वजह से। देखते हैं ऑप्शन, अस्थमा, वात स्फीति, हृदय आक्रमण
ऑप्शन नंबर डी है क्रॉनिक श्वास नली, या फिर ऑप्शन नंबर ई है आपका इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वात स्फीति। ठीक है, इसको बोला जाता है एम्फीसीमा भी बोला जाता है। ये जो होता है वो आपके जो फेफड़े में जो ऊतक होते हैं उनमें जो एल्वियोलाइज होती है ना, छोटी छोटी कुपिकाएँ होती है, इनमें जो है इनमें इसके कार्य करने की जो क्षमता होती है ना वो घट जाती है इस वात स्फीति के कंडीशन में, है ना। और ये जो कंडीशन है वो फेफड़े के कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा वात स्फीति। पारा एक ऐसा विषैला पदार्थ है जो भूमि, जल, वायु और खाद्य श्रृंखला को पूरी तरह से दूषित कर देता है। निम्नलिखित में से कौन पारा प्रदूषण का, पारा मतलब Hg मरकरी जिसको बोला जाता है ना, तो ये जो मरकरी है उसका प्रदूषण का स्रोत कौन कौन सा है अपन को बताना है। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है, कीटनाशक, एक्चुअली ये कथन है, अपन ऑप्शन यहाँ पे है कीटनाशक, डेंटल अमलगम फिलिंग्स, फ्लोरेसेंट लैंप, कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, केवल एक और दो, केवल 1, 3 एवं 1, 2 और 3, और ऑप्शन नंबर डी है 1, 2, 3, 4 सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यस आप सही पहचान गए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये चारों जो है वो किसके लिए उत्तरदायी हैं, किसके प्रदूषण के लिए, पारा। ठीक है, पारा के प्रदूषणकारी ये जो है सभी चीज़ें हैं। ठीक है, सभी ऑप्शंस। चलिए देखते हैं, जब किसी पूर्णतः बंद कमरे को कोयला जला दिया जाए तो इससे निकली कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बन जाती है। ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया। चलिए बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जब बंद कमरे में जब धुआं रहता है ना, क्या जलाने को बोल रहा है, कमरे में कोयला जलाने को, तो कोयला जलाने से ना कार्बन मोनोऑक्साइड भी जो है इमिट होती है या उत्सर्जित होती है, जिसके थ्रू क्या होता है कि हमारा जो रक्त है उसमें क्या पाया जाता है, Hb पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ तो बाइंड बनाता है, ये तो अच्छी बात है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बॉन्ड बनाता है, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि इसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सारे शरीर से ऊतकों के द्वारा बाहर कर दिया जाता है जब हम श्वसन करते हैं तो, है ना। लेकिन इन दोनों के अलावा भी हीमोग्लोबिन का एक बहुत प्यारा दोस्त है, कौन, और वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो है जितने ज़्यादा मात्रा में, या यूँ कहूँ जितने ज़्यादा एक्यूरेसी से वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं जुड़ता है, उतने ज़्यादा एक्यूरेसी से तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ जाता है। क्योंकि आप कमरे बंद, दरवाजे सारे बंद कर देते हैं तो जो है इससे जो जलने वाली जो धुएं हैं वो बाहर नहीं निकल पाती, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन किससे ज़्यादा अच्छे से मिल जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से, इसलिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड से कौन, हीमोग्लोबिन क्या कर लेता है, बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है, बॉन्ड बना लेता है, जिससे कि दम घुटने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और इस प्रकार से मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बस 30 मोर क्वेश्चन। ठीक है, अम्ल वर्षा में निम्नलिखित होते हैं, अम्ल वर्षा में कौन कौन से होते हैं, एसिटिक एसिड एवं फास्फोरिक एसिड, इसको हमने बनाया था एसिटिक एसिड एवं सल्फ्यूरिक एसिड, क्वेश्चन एग्जाम दूसरा रहा होगा, है ना। नाइट्रिक एसिड एवं सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड एवं एसिटिक एसिड, तो रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन, ये आप सबको अच्छे से पता है। इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं। कोयले को जलाने पर निम्न में से कौन सी समस्या संबंधित है। कोयले को जब जलाते हैं तो अभी हमने देखा था, क्या देखा था, देख लेते हैं ऑप्शन में, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, अम्ल वर्षा, विषाक्त धातु, इम्प्यूरिटी के साथ राख और उपर्युक्त सभी। तो कोयले को जलाने से जो है ये चारों ही समस्या, ये तीनों ही समस्या जो है वो सही हो जाएगा इसके अंतर्गत में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस गैस को भारत सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम द्वारा उत्सर्जित करने की अनुमति नहीं दी गई है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऊपर के सभी, ये सारे ही गैसेस जो है वो अलाभकारी हैं, है ना, हानिकारक हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऊपर के सभी।
वायु प्रदूषण के कारण किस गैस का क्षरण होता है? वायु प्रदूषण के कारण किसकी क्षरण होती है ना? ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, ओजोन की, नाइट्रोजन की? किसकी होती है? ओजोन। यस, यू आर राइट। ऑप्शन नंबर सी, ओजोन जो परत है उसका क्षरण लगातार किसकी वजह से हो रहा है? वायु प्रदूषण की वजह से। और कौन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको वायु प्रदूषण का जैव संकेतक, ठीक है, बायो इंडिकेटर जो है माना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसको इंडिकेटर किसको माना जाता है? लाइकेंस। लाइकेंस क्या है? एक सहजीवी है, किनके किनके बीच? शैवाल और कवक का। तो ये भी पूछा जाता है, शैवाल और कवक के सहजीवी को क्या कहा जाता है? यूँ पूछा जाता है कि लाइकेन किसका किसका जो है मिश्रण है, या कौन से जीव इसके अंतर्गत में आते हैं? तो कौन कौन से आते हैं? शैवाल और कवक जो है सहजीवी रूप से, मतलब सहजीवी कहने का ये मतलब है कि एक इसमें से उसको रहने के लिए जगह देगा और दूसरा खाना देगा, है ना? तो इसको, इस संबंध को बोला जाता है सहजीवी संबंध। और कौन इसके अंतर्गत में आते हैं? लाइकेन्स। और लाइकेन को जलवायु या फिर वायु प्रदूषण का जो है संकेतक माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस गैस को भारत सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम द्वारा नहीं है, उत्सर्जित करने की अनुमति नहीं है, ठीक है। अभी हमने बनाया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कौन सा हमने बनाया था? उपर्युक्त के सभी। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन में होता है। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन में क्या होता है? सहायता के उपाय होते हैं, आपदा आकलन एवं अनुसंधान होता है, भौगोलिक सूचना प्रणाली एवं सर्वे होती है, ABC सभी, या फिर ऑप्शन नंबर E क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। ये तीनों ही चीज़ें आपदा प्रबंधन में किया जाता है। कवक क्या होते हैं? पादप होते हैं, जंतु होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, या मृतोपजीवी होते हैं? तो कवक होते हैं आपके मृतोपजीवी, जो कि सड़े गले पदार्थों को अपना भोजन बनाते हैं। कवक के अंतर्गत आप जान सकते हैं मशरूम, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम अम्ब्रेला विधान, अम्ब्रेला नियम भी इसको बोला जाता है, के नाम से प्रसिद्ध है? जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981, कारखाना अधिनियम 1948, और ऑप्शन नंबर D है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को क्या बोला जाता है? अम्ब्रेला विधान, क्योंकि अम्ब्रेला मतलब बारिश को रोकना। जितने भी जो नियम है ना, अम्ब्रेला से संबंध इस प्रकार से रखा गया है कि जितने भी इसके पर्यावरण के अलग अलग जो नियम हैं, जैसे कि ये सारे नियम जल, वायु, कारखाना, ये अलग अलग जो सेक्टर्स हैं, उन सब को एक जगह पर ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत देखा जाता है। और इसलिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को क्या बोलेंगे? अम्ब्रेला विधान जो है कहा जाता है, ठीक है। तो ये उसका सही जवाब हो जाएगा। ये अधिनियम की भी आप याद कर सकते हैं, क्योंकि ये अधिनियम का डेट जो है आपको पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, इनमें से किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया था? वन संरक्षण अधिनियम संशोधन कब किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा 1988, ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम 1988, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। येलो केक का सामान्य नाम क्या है? येलो केक बोला जाता है आपका यूरेनियम ऑक्साइड, यूरेनियम सल्फेट, यूरेनियम मेटाफॉस्फेट, या फिर यूरेनियम फॉस्फेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका यूरेनियम ऑक्साइड। यूरेनियम के ऑक्साइड को क्या बोला जाता है? येलो केक। क्यों बोला जाता होगा? क्योंकि ये थोड़ा सा येलो, इसको एक जगह संकेंद्रण कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो ये येलो कलर के रूप में रहता है, ठीक है। येलो कलर में रहता है और इसीलिए इसको बोला जाता है येलो केक। ट्रोपोस्फियर और थर्मोस्फियर किससे संबंधित है? ट्रोपोस्फियर और थर्मोस्फियर, वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और जीवमंडल। हमने देखा था ना कि वायुमंडल 5 अलग अलग परतों में पाया जाता है, जिसमें से क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल और बहिर्मंडल हमने देखा था। उन्हीं मंडल को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ये अलग अलग नाम दिया गया है। इसको क्षोभ मंडल को बोला जाता है ट्रोपोस्फियर, इसके बाद बोला जाता है इसको स्ट्रेटोस्फियर या फिर स्ट्रेटोस्फियर भी बोला जाता है। इसके बाद बोला जाता है आपका मेसोस्फियर, आइनोस्फियर और बोला जाता है एक्सोस्फियर। यही कहीं पर एक्सोस्फियर और आइनोस्फियर के मध्य में यही कहीं पर एक समताप बोल रही हूँ, तापमंडल भी पाया जाता है, जिसको बोला जाता है थर्मोस्फियर, ठीक है, तापमंडल। तो ये जो है किससे संबंधित है? वायुमंडल की ये पढ़ते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वायुमंडल की ये जो है परतें हैं, ठीक है। तो दोनों में आपको नाम याद रखना है। माइंड, सेल्फ एवं सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जॉर्ज मिड ने क्या लिखा था? माइंड, सेल्फ और सोसाइटी के बारे में लिखा था।
वॉली और ब्लैक रैपिड टाइट्रेशन विधि का उपयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका मिट्टी का जैविक कार्बन, मिट्टी का क्या बोलना चाहिए, नाइट्रेट है, ठीक है, मिट्टी का नाइट्रेट, मिट्टी का फॉस्फेट, मिट्टी का फ्लोराइड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिट्टी के जैविक कार्बन को क्या करने के लिए, इसके निर्धारण करने के लिए, ठीक है, मिट्टी में कितना जैविक कार्बन पाया जाता है, ये विधि जो है किया जाता है, इस विधि का प्रयोग किया जाता है, वॉली और ब्लैक रैपिड टाइट्रेशन विधि, ठीक है। मनुष्य का प्रथम सामाजिक समूह कौन सा होता है? समाज, समुदाय, परिवार, अड़ोस पड़ोस। परिवार ही उसकी सबसे प्रथम सामाजिक समूह होगी, है ना। यदि वायुमंडल ना हो, विभिन्न परतें ना हो, तो क्या होगा? पृथ्वी पर दिन की लंबाई कम होगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी, सर्दी में वृद्धि और गर्मी में घट जाएगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा घट जाएगी। वायुमंडल में जब पृथ्वी में जब वायुमंडल नहीं होगी ना, तो पृथ्वी पर दिन जो है उसकी लंबाई कम हो जाएगी। वायुमंडल के होने से, क्योंकि वायुमंडल में विभिन्न गैसेज हैं, विभिन्न कण हैं, धूल के कण, इसकी वजह से प्रकीर्णन की प्रक्रिया होती है ना। और आप सभी को पता है कि सूर्य निकला नहीं होता है, सूर्य तो थोड़े देर में निकलता है, लेकिन दिन पहले हो जाती है ना। तो ये किसकी वजह से होता है? प्रकीर्णन की वजह से होता है। और प्रकीर्णन किसकी वजह से हो रहा है? धूल के कणों की वजह से, वायुमंडल में जो गैसेस हैं उसकी वजह से। रात शाम को भी आप देखते हो कि सूर्य तो ढल जाता है, लेकिन दिन मतलब रहता है ना, शाम का वक्त उजाला तो रहता ही है। तो ये भी प्रकीर्णन की वजह से होता है। तो क्या हो जाएगा कि वायुमंडल नहीं होगा तो फिर सूर्य अपने राइट टाइम पे रहेगी, है ना, राइट टाइम पे रहेगी, तो दिन का जो लेंथ है घट जाएगी। वैसे तो वायुमंडल नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं होगा, और ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम सब भी नहीं होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है। चलिए, वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में रखा गया है? तो कवक को किस समूह में रखा गया है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या द्वितीयक उपभोक्ता। तो कवक जो होते हैं उसको बोला जाता है डीकम्पोजर्स या अपघटक कहा जाता है। इसके अंतर्गत जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब भी आते हैं, सूक्ष्म जीव इसके अंतर्गत में देखा जाता है। मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं? मच्छरों के द्वारा फैलता है मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। ओजोन की परत वायुमंडल में किस स्तर पे पाई जाती है? हमने देखा था, इसको डिस्कस कर लिया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ओजोन तथा धूल के कण द्वारा उष्मा के पुनः विकिरण को रोकने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए ग्रीन हाउस प्रभाव, रेडियो सक्रिय प्रभाव, सौर प्रभाव, या ऑप्शन नंबर डी ओजोन परत का रिक्तीकरण। तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ओजोन तथा धूल के कण द्वारा उष्मा के पुनः विकिरण को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। ये ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? मतलब जो जितने भी ये जो गैसेज है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, ये सब क्या करते हैं, जो सूर्य से आने वाली जो उष्मा है उसके विकिरण को क्या करती है? पृथ्वी में ही रोक देती है। और ये कैसे रोकती है? एक लेयर बना लेती है, ठीक है। और इसी को ही बोला जाता है ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। इसी लेयर को बोला जाता है ग्रीन हाउस, मतलब इसको सब मिला करके ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। तो कौन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे इसके अंतर्गत में? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस, ठीक है, जो कि हीट को बाहर नहीं जाने देते। XC2 संरक्षण का उदाहरण क्या है? ऑप्शन नंबर ए सेक्रेड ग्रुव्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बीज बैंक या राष्ट्रीय पार्क। बताइए, XC2 और InSitu आप पढ़े हैं। XC2 और InSitu किसके अंतर्गत में आता है? ये जैव संरक्षण के उपाय है, जैव विविधता के संरक्षण के उपाय हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत में जीवों को संरक्षण दिया जाता है। इसके अंतर्गत हम दो चीज़ें पढ़ते हैं। कौन कौन सी दो चीज़ें हम पढ़ते हैं? सबसे पहला तो हम पढ़ते हैं InSitu संरक्षण, जिसको बोला जाता है स्वस्थानीय संरक्षण, और दूसरा हम पढ़ते हैं आपका XC2 संरक्षण या कंजर्वेशन, जिसको बोला जाता है बाह्य स्थानीय, ठीक है, बाह्य स्थानीय संरक्षण, और इसको बोला जाता है स्वस्थानीय। मतलब InSitu के अंतर्गत में क्या किया जाता है कि जो जीव होते हैं ना, उनको उसी के जगह, उसके प्राकृतिक जगह पर ही क्या किया जाता है? संरक्षण दिया जाता है। और इस प्रकार के संरक्षण को क्या बोला जाता है? InSitu कंजर्वेशन या स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है। और XC2 की बात करें तो इसमें जो
जीव जंतु होते हैं, है ना। आप भिलाई में रहते हो, आप सभी को पता है, अगर रहते हैं जो लोग, है ना, मैत्री गार्डन है, तो मैत्री गार्डन एक प्रकार का एक्स सीटू कंजर्वेशन है। क्या होता है उसमें, जो बाघ है, जो भी तेंदुआ है, जो भी, है ना, जीव जंतु है, जितने भी प्रकार के, उन सब को क्या किया जाता है, दूसरे, उस सब को क्या किया गया है, दूसरे जगह से उस जगह पर ट्रांसफ़र किया गया है। उसको उस प्रकार से एटॉमिक बोल रही हूँ, एटमॉस्फेरिक कंडीशन दिया गया है ना, उन सब के संरक्षण के लिए। और इस प्रकार से संरक्षण दिया जाता है जब बाह्य रूप से कहने का यही मतलब है कि उनके प्राकृतिक स्थान से दूसरे स्थान पर ला करके उसको संरक्षण देना। और इस प्रकार के संरक्षण को क्या बोला जाता है, एक्स सीटू कंजर्वेशन या बाह्य स्थानीय संरक्षण जो है कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत हमको देखना है जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं और नेशनल पार्क है, मतलब राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सब किसके अंतर्गत में आते हैं, इन सीटू के अंतर्गत आते हैं, स्वस्थाने के अंतर्गत, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, हमको एक्स सीटू बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बीज बैंक, है ना। तो बीज बैंक क्या है, आपके एक्स-2 कंजर्वेशन के अंतर्गत में आता है, ठीक। इसके अलावा सेक्रेट ग्रुप्स भी किसके अंतर्गत आता है, इन सीटू के अंतर्गत में आता है, ठीक है। जितने भी बॉटनिकल गार्डन है, जितने भी जूज हैं, है ना, जो जूलॉजिकल पार्क है ना, उस सब क्या है, एक्स-2 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है, कौन पाया जाता है भाई, प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या फिर अपघटक, है ना। तो इसके अंतर्गत में जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं, जितने भी डीकम्पोजर्स होते हैं ना, अपघटक होते हैं, वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है खाद्य श्रृंखला में, ठीक है। रिमोट सेंसिंग किसके पूर्वानुमान में सहायक होते हैं, रिमोट सेंसिंग या सुदूर संवेदन जिसको बोला जाता है। इसके अंतर्गत में क्या किया जाता है कि जिस जगह पे हम प्रत्यक्ष रूप नहीं जा सकते हैं ना, मतलब बहुत दूर है, सुदूर कहने का यही मतलब है ना कि बहुत दूर में जो चीज़ें हैं उसके बारे में जो भी डाटा है, जो भी आंकड़े हैं, उन सब को जो है कलेक्ट कर पाना जो है रिमोट सेंसिंग के थ्रू संभव हो पाता है। और इसके द्वारा किसका पूर्वानुमान किया जाता है, सूखे का, बाढ़ का, ज्वालामुखी स्फोट का, इन सब जो घटनाएं हैं इसका जो है पूर्वानुमान किया जा सकता है रिमोट सेंसिंग के थ्रू, ठीक है। चलिए, एल नीनो प्रभाव क्या है, एल नीनो के बारे में बताइए। ऑप्शन नंबर ए, समुद्री सतह की असामान्य शीतलता, मृत समुद्र। ऑप्शन नंबर सी है समुद्री सतह की असामान्य उष्णता। ऑप्शन नंबर डी है भूकंप और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए क्या होगा, एल नीनो। क्या बोला जाता है, एल नीनो। क्या होता है एल नीनो, ये एक जलवायवीय, क्या होना चाहिए, क्या है, ये एक जलवायवीय घटना है, जलवायु प्रभाव है। इसके अंतर्गत में क्या होता है, समुद्र की जो सतह होती है ना, उसमें जो पानी होता है ना, उसके जो जल होते हैं वो असामान्य रूप से गर्म हो जाते हैं, उष्णता, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समुद्र सतह का असामान्य उष्णता। जो प्रशांत महासागर के जो तलों में, जो किनारों पर जो जल होती है ना, वो असामान्य रूप से गर्म हो जाती है और इसी घटना को बोला जाता है एल नीनो कहा जाता है। इसका जो है हिंदी अर्थ क्या होता है, छोटा लड़का, इसका अर्थ होता है। इसी के जस्ट अपोजिट में एक और होता है, उसको बोला जाता है ला नीना। तो नेक्स्ट टाइम आपको ये भी पूछा जा सकता है, ला नीना का अर्थ होता है कि ये जस्ट अपोजिट मैंने कहा, मतलब समुद्री सतह का असामान्य जो शीतलता, जो बहुत ठंडी हो जाती है, तो इसको बोला जाता है ला नीना प्रभाव कहा जाता है। इसका अर्थ होता है छोटी लड़की, ठीक है, छोटा लड़का, छोटी लड़की। और इसके अंतर्गत में क्या होते हैं, जो जल होते हैं वो असामान्य रूप से उनका ताप बढ़ जाता है और इसमें क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घटना और उनके यौगिक। देखते हैं अम्ल वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है। अम्ल वर्षा के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर ए हो जाएगा इसका आंसर। प्रकाश रासायनिक धुंध किससे संबंधित है, ये धुंध संबंधित है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन, हीमोग्लोबिन के साथ सबसे अच्छे से कौन संयोजित हो पाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। यू आर राइट, यस, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओजोन परत का क्षरण, ओजोन परत का क्षरण किसके द्वारा किया जाता है, CFC, तो यहाँ पे हो जाएगा डी, ठीक है। इसको बना ले,
चलिए, ए का क्या हो जाएगा, हमने देखा 4, तो 4 किस में है, एक में ऑप्शन में नहीं दिख रहा है क्या, नहीं नहीं 3 है ना, तो ये 2 हो गया 3। उसके बाद है आपका बी का 4, तो बी का 4, तो सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है, अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा था पहले, लाइकेंस है ना, लाइकेंस जो होते हैं वो जो क्वेश्चन है वो सीजीपीएससी में आया था और ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसीलिए रिपीट है ये लाइकेंस। निम्नलिखित, ये आपके सगुन के क्वेश्चन हैं। ठीक है, 101 निम्न में से, और ये लास्ट भी क्वेश्चन है। चलिए अंततः लास्ट में आते हैं। निम्न में से किस प्राकृतिक आपदा को रिक्टर पैमाने के द्वारा मापा जाता है, आपके लिए लड्डू क्वेश्चन है ना, किसके द्वारा मापा जाता है, किसको मापा जाता है, भूकंप को, भूस्खलन को, चक्रवात को या बाढ़ को, बताइए किसको मापा जाता है, आपके भूकंप को किसके द्वारा मापा जाता है, आपके रिक्टर पैमाने के द्वारा। इसमें जो ग्राफ होता है उसको क्या बोला जाता है, सिस्मोग्राफ के द्वारा ही इसका मापन जो है किया जाता है। ठीक है, एक यंत्र होता है सिस्मोग्राफ। चलिए फिर आज का सेशन होता है आपका समाप्त। आशा करती हूँ कि आपको सारे सवाल जो है समझ में आए होंगे, है ना, और आपके परीक्षा के लिए जो है आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।